स्टूडेंट्स, हम कार्बोहाइड्रेट्स के थर्ड ग्रुप की तरफ चल रहे हैं, जिनको हम पॉलीसेक्राइड्स कहते हैं। और इसके नाम से आपको पता चल रहा है कि पोली का मतलब है कि दीज विल बी द पॉलीमर्स। इसके अंदर मेजॉरिटी पॉलीमेरिक फॉर्म्स प्रेजेंट होती हैं। इन पॉलीसेक्राइड्स को हम कहते हैं हाईली कॉम्प्लेक्स शुगर्स, क्योंकि ये बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर्स हैं। शुगर इनको वैसे कहा जाता है। नॉर्मली शुगर का मतलब होता है वो सब्सटेंस दैट इज स्वीट इन टेस्ट। तो ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये तो टेस्टलेस होते हैं, तो इसलिए नॉर्मली इनको हम शुगर्स नहीं कहेंगे, जो एक्चुअल मीनिंग है इनकी। इनके बेसिक कैरेक्टर्स आपने पढ़े थे कि दीज आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, इनसॉल्युबल होंगे टू सम एक्सटेंट, और ये ब्रांच्ड होंगे। इनमें से काफी सारी एग्जांपल्स टेस्टलेस होंगे। दीज आर दिस कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, ये वाटर में इनसॉल्युबल हैं, हाइड्रोलाइज हो सकते हैं, और हाइड्रोलाइज होकर ग्लूकोज मोनोमर्स को रिलीज करेंगे। अब ग्लूकोज मोनोमर्स हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर पॉलीसेक्राइड्स ग्लूकोज के बने होते हैं। बाकी जो मोनोसेक्राइड्स हैं वो कम इन्वॉल्व होते हैं पॉलीसेक्राइड्स की फॉर्मेशन के अंदर। हम सबसे पहले आएंगे इनकी क्लासिफिकेशन की तरफ। पॉलीसेक्राइड्स की क्लासिफिकेशन हम किस तरह से करते हैं? इनकी दो तरह की क्लासिफिकेशंस को आपने याद रखना है, जिसमें से एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। अब जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है, इसका मतलब यह है कि हमारा फोकस स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। स्ट्रक्चरली हम इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, वो हम ग्रुप्स अभी डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरी क्लासिफिकेशन जो हम देखेंगे वो होगी फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल का मतलब यह है कि हम उनके रोल की बेस पर क्लासिफाई कर रहे हैं, यानी एक तरफ स्ट्रक्चर की बेस पर स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, दूसरी तरफ रोल की बेस पर यानी फंक्शनल क्लासिफिकेशन। पहले हम चलते हैं स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की तरफ। यहां पर जो आप डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ेंगे, उनमें से पहला ग्रुप जो आपके सामने है वो है होमोपोलीमर का। अब होमो का मतलब होता है सेम, यानी अगर पॉलीमर सेम रिपीटिंग यूनिट का बना है तो तब हम इसको कहेंगे होमोपोलीमर। जैसा कि एग्जाम्पल में आपको पता है स्टार्च सेलुलोस, यानी स्टार्च को हम देखेंगे तो इट विल बी मेड अप ऑफ अल्फा ग्लूकोज, इसके अलावा और कोई फॉर्म नहीं होगी। सेलुलोस को अगर देखेंगे तो सेलुलोस विल बी मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज के अलावा कोई और फॉर्म नहीं होगी। तो इफ देयर इज सेम रिपीटिंग यूनिट तब हम इसको कहेंगे होमोपोलीमर। और अगर डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट है तो तब हम इसको कहेंगे हेट्रोपोलीमर। हेट्रोपोलीमर के अंदर आपने जो एक कॉमन एग्जांपल याद रखनी है दैट इज हेमीसेलुलोस, ये भी सेल वॉल का कंपोनेंट है। तो हेमीसेलुलोस इज हेट्रोपोलीमर ऑफ पेंटोजेस एंड हेक्सोजेस, यानी यहां पे अब एक रिपीटिंग यूनिट नहीं है, पेंटोजेस आएंगे फिर हेक्सोजेस आ जाएंगे, फिर पेंटोजेस आएंगे फिर हेक्सोजेस आ जाएंगे, तो हम इसको कहेंगे हेट्रोपोलीमर। एक और आपने टर्म याद रखनी है, ये मैंने यहां पे साथ लिख दी है, हेट्रोसेक्राइड की। ये अदरवाइज इन दोनों से हटके है। अब यहां पर भी आपने याद रखना है कि एक होता है पॉलीसेक्राइड और एक होता है हेट्रोसेक्राइड। हेट्रोसेक्राइड हम कहते हैं मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट को। नॉर्मली आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट्स है कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में इन तीन के अलावा कोई और एलिमेंट ऐड हो जाए तो हम इसको कहेंगे हेट्रोसेक्राइड। इसकी एक कॉमन एग्जांपल जो आप लोगों ने पढ़ी हुई है दैट इज काइटिन। काइटिन को हम कहते हैं इट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, यानी यहां पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो इसलिए हम इसको हेट्रोसेक्राइड का नाम दे देंगे, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। अब हम चलते हैं फंक्शनल क्लासिफिकेशन की तरफ। यहां पे भी दो ग्रुप्स हम पढ़ेंगे। पहला ग्रुप है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड का, यानी ऐसे पॉलीसेक्राइड्स जो स्टोरेज का काम कर रहे होते हैं, स्टोर हाउस के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल्स में आपको पता है स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, दीज एक्ट एज स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स। और इसी तरह से दूसरा ग्रुप हमारे पास है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स का, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को बना रहे होते हैं। इसमें भी एग्जांपल आपने पढ़ी है सेलुलोज की। सेलुलोज इज अ स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। तो आपसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। लाइक आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि काइटिन को हम कहां कहां प्लेस करेंगे। तो काइटिन एक तो है हेट्रोसेक्राइड, दूसरा आपने याद रखना है कि इट इज अ होमोपोलीमर, क्योंकि इसका रिपीटिंग यूनिट सेम होगा, उसको हम एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन कहते हैं। वो रिपीटिंग यूनिट सेम होगा तो हम इसको होमोपोलीमर कहेंगे। इसी तरह से काइटिन को हम
स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड का नाम भी देंगे क्योंकि ये सेल वॉल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लें सेलुलोज के बारे में कि सेलुलोज को हम कहां पे प्लेस करेंगे, तो सेलुलोज एक तो होगा होमोपोलीमर बिकॉज इट हैज सेम रिपीटिंग यूनिट। इसको हम हेट्रोसेक्राइड नहीं कहेंगे, इट इज अ पॉलीसेक्राइड क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। और इसको हम कहेंगे स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड क्योंकि ये भी सेल वॉल की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पॉलीसेक्राइड्स की कुछ एग्जांपल्स की तरफ और उनका कंपैरिजन हम देखेंगे कि उनमें क्या क्या डिफरेंसेस मौजूद होंगे, उनके क्या बेसिक फीचर्स होंगे। ये 4 एग्जांपल्स यहां पर हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, इसी तरह से सेलुलोज और काइटिन। ये 4 एग्जांपल्स हमने डिस्कस कर रही हैं। सबसे पहले करैक्टर की तरफ मैं आ रहा हूं और ये करैक्टर हम देखेंगे ऑर्गेनिजम्स से रिलेटेड कि ये जो चारों टाइप्स हैं ये किन किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सबसे पहले मैं आ रहा हूं स्टार्च की तरफ। स्टार्च इज द स्टोरेज प्रोडक्ट इन प्लांट्स एंड ग्रीन एल्गी, यानी प्लांट्स और ग्रीन एल्गी के अंदर ये स्टोरेज प्रोडक्ट होगी। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन एनिमल्स, फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स, इन तीनों में ये स्टोरेज प्रोडक्ट का काम करेगी। सेलुलोज आपको पता है कि ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है दैट इज फाउंड इन द सेल वॉल। किन किन ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल के अंदर ये प्रेजेंट होगी? इट इज फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, एल्गी एंड फंजाई लाइक प्रोटिस्ट। यहां पर सेलुलोज की सेल वॉल प्रेजेंट होगी। काइटिन भी आपको पता है कि ये सेल वॉल का कंपोनेंट होता है, लेकिन किसमें? फंजाई के अंदर, या उसके अलावा आपने पढ़ा हुआ है कि इट आल्सो फॉर्म्स द एक्सोस्केलेटन ऑफ द आर्थ्रोपोड्स। तो सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि ये किन ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रेजेंट होगी। सेकंड कैरेक्टर की तरफ मैं आ रहा हूं, उन ऑर्गेनिजम्स में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, यानी ऑर्गेनिज्म का कौन सा पार्ट है जहां पर ये टाइप प्रेजेंट होगी। सबसे पहले हम स्टार्च की तरफ आ जाते हैं। स्टार्च को अगर हम देखें तो स्टार्च इज स्टोर्ड इन फ्रूट्स, ग्रेन्स, सीड्स एंड ट्यूबर्स। यहां पर ये स्टोर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ग्लाइकोजन एनिमल के हर सेल में मौजूद हो सकता है, बट इट इज अबंडेंटली स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स। जबकि सेलुलोज और काइटिन, इन दोनों के बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि दीज आर फाउंड इन द सेल वॉल्स ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स, जहां जहां पर ये प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ मैं मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट कैरेक्टर के अंदर हम ये देखेंगे कि हाइड्रोलिसिस पर ये कौन से मोनोमर्स को रिलीज करते हैं। अब अल्टीमेटली हमने इससे पहले पढ़ा था कि ज्यादातर ये ग्लूकोज के बने होते हैं, बट देयर आर आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ग्लूकोज। तो हमने हाइड्रोलिसिस को देखना है कि ये जब भी हाइड्रोलाइज होगा तो हाइड्रोलिसिस पर क्या प्रोड्यूस करेगा। स्टार्च ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव राइज टू अल्फा ग्लूकोज, यानी इट इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज। इसी तरह से ग्लाइकोजन ऑन हाइड्रोलिसिस yields अल्फा ग्लूकोज, ये भी अल्फा ग्लूकोज का पॉलीमर है। while cellulose is made of बीटा ग्लूकोज। और इसी तरह से काइटिन को आपको याद होगा कि हमने कहा था कि इट इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, तो इसका जो मोनोमर होगा उसको हम कहते हैं एन एसिटाइल बीटा ग्लूकोजामीन। ये इसकी कंपोजिशन होगी। ग्लूकोज के अंदर अमाइनो ग्रुप ऐड होता है और अमाइनो ग्रुप ऐड होने के बाद उसका जो चेंज आती है उसको हम कहते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन। अब यहां पर एक कैरेक्टर और मैं रिलेट कर दूंगा। आप पढ़ते हो कि हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च और ग्लाइकोजन डाइजेस्ट हो सकते हैं, जबकि सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं हो सकती। अब उसकी रीजन क्या है? रीजन यही ग्लूकोज और लिंकेज का डिफरेंस है। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एमाइलेस, या उसको पूरा हम नाम देंगे अल्फा एमाइलेस। और अल्फा एमाइलेस क्या कर सकता है? इट कैन ब्रेक अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस। अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस किन में प्रेजेंट होंगे? स्टार्च के अंदर और ग्लाइकोजन के अंदर, जबकि सेलुलोज के अंदर प्रेजेंट होता है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इसलिए हमारे एंजाइम्स इस बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ब्रेक नहीं कर सकते। इसके लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा? बीटा एमाइलेस। और बीटा एमाइलेस की आपने एग्जांपल पढ़ी होगी सेलुलेस। सेलुलेस कैन डाइजेस्ट सेलुलोज एंड दिस सेलुलेस इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, फंजाई
इनके थ्रू ये प्रोड्यूस हो रहा होता है। कुछ प्रोटोजोन्स भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो आपने हाइड्रोलिसिस पे याद रखना है कि ये कौन कौन से कंपोनेंट्स रिलीज करेंगे। नेक्स्ट करैक्टर की तरफ हम चलते हैं। ये करैक्टर है इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि इनमें से वाटर के अंदर इनकी सॉल्युबिलिटी किस तरह से होगी। सबसे पहले हम स्टार्च को देखेंगे। स्टार्च की आपने दो फॉर्म्स पढ़ी हैं, वन इज एमाइलोस एंड अदर इज एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन के बारे में तो आपने याद रखना है कि दिस इज इनसॉल्युबल, जबकि एमाइलोस कैन बी सॉल्युबल अंडर हॉट कंडीशंस। जब हम उसको हीट करें या हॉट वाटर के अंदर हो, बॉइल्ड वाटर के अंदर हो, तो ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो आपने इसलिए याद रखना है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर वाटर के अंदर ये सॉल्युबल हो सकती है, लेकिन जो एमाइलोपेक्टिन है इट विल रिमेन इनसॉल्युबल ईदर इन द कोल्ड और इन द हॉट वाटर, ये कंप्लीटली इनसॉल्युबल होगी। इसी तरह से जो ग्लाइकोजिन है दिस इज आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर, और सेलुलोज और काइटिन दीज आर आल्सो इनसॉल्युबल। तो इसलिए यहां पर आप जो चार एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन, इस तरह से ग्लाइकोजिन है, ग्लाइकोजिन के बाद सेलुलोज, काइटिन, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इनमें से कौन सी फॉर्म वाटर के अंदर सॉल्युबल हो सकती है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एमाइलोज। एमाइलोज कैन बी सॉल्युबल लेकिन हॉट वाटर के अंदर। और इसी तरह अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि विच वन इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, तो फिर उसका करेक्ट आंसर आपने सेलुलोज को करना है कि दिस इज हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर। नेक्स्ट करैक्टर की तरफ हम चलते हैं। ये करैक्टर है इनकी ब्रांचिंग नेचर के बारे में। हमने पॉलीसेक्राइड्स के करैक्टर्स के अंदर पढ़ा था कि दे आर आल्सो ब्रांच्ड, और जहां पर भी ब्रांच बनेगी वहां पर 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डेवलप होगा। ये आपने याद रखना है, ये अगले डिफरेंस के अंदर हम देखेंगे। तो यहां पर स्टार्च की तरफ अगर हम चलें तो स्टार्च में जो सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है दैट इज एमाइलोस। एमाइलोस इज अनब्रांच्ड while amylopectin is branched। इसी तरह से ग्लाइकोजिन इज आल्सो ब्रांच्ड, और इसके अंदर ब्रांचिंग एमाइलोपेक्टिन से ज्यादा होती है, इसलिए यहां पर हमने इसको लिखा है हाईली ब्रांच्ड। ये भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछें कि सबसे ज्यादा ब्रांचिंग किस में होती है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा ग्लाइकोजिन। इसी तरह से सेलुलोज और काइटिन के बारे में आपने याद रखना है कि दीज आर अनब्रांच्ड। अब जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि जहां पर ब्रांच बनेगी वहां पर मौजूद होगा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहां पर भी आपने अब इनको लिंकेजेस के साथ रिलेट करना है। फर्स्ट केस में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट केस में आपने इसको खुद एनालाइज करना है कि कहां पर कौन सा लिंकेज प्रेजेंट होगा। हम एमाइलोज को देखते हैं। एमाइलोज को हमने क्या पढ़ा था कि दिस इज अनब्रांच्ड, दिस इज द अनब्रांच्ड चेन ऑफ ग्लूकोज। तो ये आपने पहले पढ़ा हुआ है माल्टोस के अंदर कि जब दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उनके दरमियान 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज डेवलप होता है। तो यहां पर जो एमाइलोज है, जो कि आपने ऊपर देखा है कि अनब्रांच्ड है, उसमें होगा सिर्फ अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लेकिन एमाइलोपेक्टिन को आपने पढ़ा है कि दिस इज ब्रांच्ड, ये ब्रांच्ड एग्जांपल है। तो इसमें 1,4 तो होगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जहां जहां पर ब्रांच बनेगी वहां पर 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी डेवलप होगा। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि यहां पर 1,4 और 1,6 दोनों लिंकेजेस प्रेजेंट होंगे। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछें कि स्टार्च की किस फॉर्म के अंदर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगा, तो आंसर होगा बोथ, दोनों में प्रेजेंट है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अल्फा 1,6 लिंकेज किस स्टार्च की एग्जाम्पल में मौजूद होगा, तो फिर उसका आंसर होगा एमाइलोपेक्टिन। अब हम चलते हैं ग्लाइकोजिन की तरफ। ग्लाइकोजिन को आपने ऊपर क्या पढ़ा है कि इट इज हाईली ब्रांच्ड, इट इज द हाईली ब्रांच्ड चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज। तो इसका मतलब यह है कि इट विल बिहेव लाइक द एमाइलोपेक्टिन, क्योंकि एमाइलोपेक्टिन को भी हमने पढ़ा है कि ये ब्रांच्ड है। तो सबसे पहली चीज तो आपने ये याद रखनी है कि इसमें भी एमाइलोपेक्टिन की तरह अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेजेस प्रेजेंट होंगे, ये दोनों इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें कि एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजिन में से कहां पर 1,6 लिंकेजेस ज्यादा होंगे, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, दैट विल बी द ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन में अल्फा 1,6 लिंकेजेस ज्यादा होंगे, और उसकी रीजन क्या है वो हमने ऊपर पढ़ा है कि दीज आर हाईली ब्रांच्ड। एक और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि ग्लाइकोजिन स्टार्च की किस फॉर्म के साथ रिजेंबल करती है। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन ये दो फॉर्म्स हैं, आप बताइएगा किसके साथ रिजेंबल करेगी और क्यों करेगी।
तो अल्टीमेटली इट विल रिजेंबल विद द इमाइलोपेक्टिन। और क्यों रिजेंबल करेगी? बिकॉज ग्लाइकोजिन इमाइलोपेक्टिन दोनों ब्रांच्ड हैं, और इसी तरह से ग्लाइकोजिन और इमाइलोपेक्टिन में दोनों के अंदर 1,4 और 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस प्रेजेंट होंगे। सो इसीलिए हम इसको एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, कि बिकॉज इट रिजेंबल्स विद द स्टार्च। लेकिन स्टार्च की किस टाइप के साथ ये रिजेंबल करेगा? विद द इमाइलोपेक्टिन। अब इसी तरह से अगर हम सेलुलोज की तरफ जाएं, तो सेलुलोज में आप क्या देख रहे हैं? दिस इज अनब्रांच्ड। अब अनब्रांच्ड का मतलब यह है कि इसमें 1,6 लिंकेज नहीं होगा, तो कौन सा होगा? 1,4 होगा। और क्योंकि यहां पर बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट है, तो इसलिए आपने याद रखना है कि इट विल हैव बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसी तरह से हम अगर काइटिन की तरफ चलें, तो काइटिन इज आल्सो अनब्रांच्ड, और इसमें भी बीटा ग्लूकोजामीन प्रेजेंट है, तो इट विल आल्सो हैव बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो हम दोबारा देख लेते हैं कि एमाइलोज में होगा अल्फा 1,4, एमाइलोपेक्टिन में होगा अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6, ग्लाइकोजिन के अंदर होगा अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6, सेलुलोज के अंदर होगा बीटा 1,4, और इसी तरह से काइटिन के अंदर होगा बीटा 1,4 लिंकेज। आखिरी कैरेक्टर की तरफ मैं आ रहा हूं। जैसा कि इससे पहले आपने पढ़ा था कि रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं उसको कहते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट, या हम करते हैं फेलिंग टेस्ट। इसी तरह से पॉलीसैकेराइड्स को टेस्ट करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं आयोडीन टेस्ट, उसमें हम यूज करते हैं ग्राम्स आयोडीन सॉल्यूशन। अब कलर की तरफ अगर हम जाएं, तो जो स्टार्च है इट गिव्स ब्लू कलर ऑन आयोडीन टेस्ट। आयोडीन टेस्ट के ऊपर ये ब्लू कलर प्रोवाइड करेगी, या आपने याद रखना है कि इसको हम ब्लू ब्लैक अपीयरेंस का नाम भी दे देते हैं, कि इट विल गिव पॉजिटिव रिजल्ट ऑन आयोडीन टेस्ट, और आयोडीन टेस्ट पर ब्लू या ब्लू ब्लैक अपीयरेंस को ये डेवलप करेगी। इसी तरह से अगर हम ग्लाइकोजिन की तरफ जाएं, इट आल्सो गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट ऑन द आयोडीन टेस्ट, वहां पर ये अपीयरेंस देगी रेड या ब्रिक रेड अपीयरेंस। और इसी तरह से इन दोनों के बारे में आपने याद रखना है कि दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी कलर चेंज ऑन द आयोडीन टेस्ट। सो ये बेसिक कंपैरिजन है इन 4 टाइप्स का, स्टार्च, ग्लाइकोजिन, सेलुलोज और काइटिन का। अब हम चलते हैं पॉलीसैकेराइड्स के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। आपने अभी तक पॉलीसैकेराइड्स के बारे में जितना पढ़ा है उसको हम देखते हैं कि क्वेश्चंस की फॉर्म में आप कैसे उसको अप्लाई करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोपोलीमर। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे हेट्रोपोलीमर के बारे में पूछा हुआ है। हेट्रोपोलीमर के बारे में हमने पढ़ा था कि विच हैज डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स। अगर सेम रिपीटिंग यूनिट्स होंगे तो हम उसको कहेंगे होमोपोलीमर। अब यहां पर जो स्टार्च है इट हैज सेम रिपीटिंग यूनिट, ये होमोपोलीमर होगा। ग्लाइकोजिन है सेम रिपीटिंग यूनिट, ये भी होमोपोलीमर होगा। इसी तरह से हेमीसेलुलोज के बारे में हमने पढ़ा था कि ये इसके अंदर पेंटोजेस और हेक्सोजेस होते हैं, यानी डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स। काइटिन जो है इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ होमोपोलीमर। तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो ऑप्शंस हैं उसमें चार्ली ऑप्शन हमें लग रहा है कि ये हेट्रोपोलीमर है, बाकी तीनों होमोपोलीमर की एग्जांपल्स हैं। तो हम कंप्यूटर से देखते हैं, निकालते हैं कि इसका क्या करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर इसका चार्ली है, यानी हेमीसेलुलोज इज द हेट्रोपोलीमर एंड ऑल अदर आर द एग्जांपल्स ऑफ होमोपोलीमर। एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं पॉलीसैकेराइड्स से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा, इट इज मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड इन नेचर। दो चीजें आपने यहां पर याद रखनी है क्वेश्चन में, कि मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड के बारे में पूछा है। अब ग्लूकोज को भी आपने एक जगह पे पढ़ा है कि ये मोस्ट अबंडेंट है, लेकिन ये है मोस्ट अबंडेंट हेक्सोज इन नेचर। और बीटा ऑप्शन है स्टार्च, चार्ली है सेलुलोज और डेल्टा है काइटिन। तो ये आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि पॉलीसैकेराइड्स के अंदर, नेचर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मोस्ट अबंडेंट है दैट इज सेलुलोज। तो मुझे यहां पर इस 4 ऑप्शंस में से चार्ली ऑप्शन बेस्ट लग रही है, या आपने बुक में भी पढ़ा है। तो हम देखते हैं कि क्या वाकई ये करेक्ट ऑप्शन है या नहीं है। तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट अबंडेंट पॉलीसैकेराइड इन नेचर इज, करेक्ट आंसर इसका होगा सेलुलोज। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके सामने है। इट हैज बोथ 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब आपने पढ़ा था कि 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वहां पर प्रेजेंट होगा जिसके अंदर ब्रांचिंग नेचर होगी, और एमाइलोस
आपको पता है कि दिस इज अनब्रांच्ड, इमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच्ड, सेलुलोज इज अनब्रांच्ड, काइटिन इज अनब्रांच्ड। तो इसका मतलब यह है कि इन 4 एग्जांपल्स में से सिर्फ इमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड है, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि 1,6 लिंकेज सिर्फ उन कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होगा विच आर ब्रांच्ड इन नेचर। तो इसलिए मेरे मुताबिक इसका करेक्ट आंसर बीटा होना चाहिए, यानी इमाइलोपेक्टिन। इसमें 1,4 और 1,6 दोनों होंगे, बाकी तमाम एग्जांपल्स के अंदर सिर्फ 1,4 लिंकेज होगा। तो हम कंप्यूटर से देखते हैं कि इसका क्या करेक्ट आंसर निकलता है। बीटा करेक्ट आंसर है इमाइलोपेक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। आपने भी मेरी तरह सही सही करेक्ट आंसर्स मार्क करने हैं पेपर के अंदर, कहीं पे गलती नहीं करनी, ताकि बाद में जब कंप्यूटर उसको चेक करे तो यहां पे इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चंस ठीक होते जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, इट यील्ड्स बीटा ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। बीटा ग्लूकोज भी आपने पढ़ा था कि ये सेलुलोज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो एमाइलोज की अगर हाइड्रोलिसिस होगी वो क्या रिलीज करेगा? अल्फा ग्लूकोज। इमाइलोपेक्टिन ये भी अल्फा ग्लूकोज को रिलीज करेगा, ग्लाइकोजिन अल्फा ग्लूकोज को रिलीज करेगा, सेलुलोज इज मेड अप ऑफ बीटा ग्लूकोज। तो इसलिए अब यहां पर इसकी करेक्ट ऑप्शन अगर हम देखेंगे तो एमाइलोज, इमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजिन ये हाइड्रोलिसिस पर अल्फा ग्लूकोज रिलीज करेंगे, जबकि सेलुलोज हाइड्रोलिसिस के ऊपर बीटा ग्लूकोज रिलीज करेगा। तो मेरे मुताबिक करेक्ट आंसर इसका डेल्टा होना चाहिए। आपके मुताबिक क्या होना चाहिए? और कंप्यूटर के मुताबिक है डेल्टा, यानी सेलुलोज इज द मॉलिक्यूल जो हाइड्रोलिसिस पर बीटा ग्लूकोज को रिलीज करेगा।